नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। षटकर्म बस्ती कर्म भाग 6 आज जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है आपके लिए। और बस्ती में क्या करना है, घेरंड ऋषि के अनुसार, घेरंड संहिता के अनुसार ये दूसरा कर्म है बस्ती। बस्ती कोई डायरेक्टली पूछे बस्ती कितने प्रकार की होती है तो आपके लिए उत्तर आना चाहिए 2 प्रकार की बस्ती होती है। चलिए इससे पहले बस्ती के बारे में थोड़ा और समझिए। बस्ती जो शब्द है ये बस्ती, अब कोई पूछे आपसे बस्ती का स्थान कहाँ का है, बस्ती बस्ती यानी नाभि जो आपका है, नेवल रीजन है, जहाँ सुंडी जो होती है हमारी, नाभि से लेकर के मूत्र इंद्री का ऊपर का बीच का जो स्थान है मूत्र इंद्री तक का, और इससे लेकर के जहाँ मूत्र इंद्री शुरू होती है वहाँ से लेकर के नाभि तक के बीच का जो स्थान है वो बस्ती प्रदेश कहलाता है। ये एक बात आपका स्पष्ट हुआ। अब बस्ती के अंदर हमारी आंतों तथा बृहदांत्र यानी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, बृहद आंत्र है यानी लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई की जाती है। इस बात को ध्यान रखना है। अब बस्ती कितने प्रकार की, ये प्रश्न आता है तो 2 प्रकार की बस्ती है। उसमें एक जल बस्ती है, दूसरा आपका शुष्क जिसे हम स्थल बस्ती कहते हैं। जल बस्ती के लिए जो श्लोक आता है वह है शुष्क बस्तिर बस्ति स्याद द्विधा स्मृता जले कुर्याद शुष्क बस्ती सदाक्षितौ। अब जल में करने वाली बस्ती जो है वो क्या है, इसमें कहा तो जल बस्ती तथा शुष्क बस्ती इस प्रकार की 2 प्रकार की कही गई है। जल बस्ती को जल में तथा शुष्क बस्ती को सदा क्षितौ भूमि के ऊपर करना चाहिए। अब ये 2 प्रकार जो हैं, अब इन्हें हम कैसे करते हैं ये हम एक बार देख लेते हैं घेरंड संहिता के अनुसार। सबसे पहले जल बस्ती, जल यानी जल के माध्यम से अपने बस्ती भाग को पानी के अंदर रखते हुए आपने ये अभ्यास करना। ये तो स्पष्ट हुआ। बस्ती प्रदेश हुआ नाभि से नीचे का जो भाग है, मूत्र इंद्रिय से ऊपर का जो भाग है वो बस्ती प्रदेश हुआ। बस्ती प्रदेश को वो भाग आपका पानी के अंदर होना चाहिए, ये स्पष्ट है। अब इसके प्रभाव क्या हैं वो देखिए। जल बस्ती को करने की आसन विधि, नाभिमग्न जले पायुम न्यस्तवानुत्कटासनम आकुंचनम प्रसारंच जल बस्तिम समाचरेत। यानी नाभि पर्यंत जल में उत्कट आसन लगाएं। उत्कट आसन यानी जैसे हम चेयर पोज में बैठते हैं उसी भांति आप घुटनों के बल थोड़ा झुकते हुए अपने नीचे की ओर होकर तब मल द्वार का आकुंचन और प्रसारण सिकोड़ना और फैलाना करें। जैसे अश्विनी मुद्रा जैसे हम लगाते हैं, गुदा मार्ग को आपने सिकोड़ना है, उसको ढीला छोड़ना है। ये क्रिया जल बस्ती कही जाती है। अब इसी के साथ साथ आप देखिए यौगिक जैसे हमारे सिद्धांतों के अनुसार जो है हम रोग आंतों से उत्पन्न होते हैं। अब ये आवश्यक क्यों है, क्यों की जाती है जल बस्ती, इसका क्या आवश्यकता पड़ी, तो उसको थोड़ा सा आप समझिए। वो इसलिए कि जब आप कभी किसी को बताएंगे तब आपको ये प्रकरण पूरा स्पष्ट होना चाहिए कि आवश्यकता क्यों है। रोग हमारे आंतों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। अधिकांश जो हमारे रोग हैं वो आंतों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, न कि आपके पेट से। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वह अब आपकी आंतें जो है अवशोषण हेतु पेट से होकर के छोटी आंत या बड़ी आंत में जाता है जो भी आपका भोजन होता है। अब इसे आंत के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचने में कई घंटे लगते हैं, अचानक शीघ्रता से नहीं जाता, कई घंटों का ही उसमें जाना रहता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो पचे हुए भोजन के कुछ कारण जो होते हैं अब वो आपकी आंतों के लार्ज इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के परतों के आसपास में उसमें दीवार के चिपक जाते हैं, सट जाते हैं। तो भोजन के ये अवशोषण जब सड़ने लगते हैं धीरे धीरे कुछ समय के बाद, तो ये अम्ल और दुर्गंध आपका उत्सर्जित करते हैं, पैदा करने लगते हैं। आंतों में जब ये भोजन के कणों के जब सड़ने की जब ये प्रक्रिया शुरू होती है से विष उत्पन्न होने लगता है,
तो ये शारीरिक रोगों के कारण बनते हैं। बहुत सारे शरीर के रोग लगने लगते हैं, यानी अपान वायु आपकी प्रकुपित होने लगती है। और भोजन के अपघटित यानी भोजन अवशोषण को आंतों से न बाहर निकालने के लिए जो एक विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, तो ताकि ताज़े पौष्टिक तत्वों का अवशोषण करें और जितने भी विषाक्त पदार्थ जो होते हैं हमारे, वो दूषित हुए बिना हो सके। अब इस प्रक्रिया के लिए ये जो हमारी आंतों की सफाई है, उसकी दो प्रमुख विधियां हमारी प्रचलित है। एक हुई जल बस्ती, दूसरा है शुष्क बस्ती। जल बस्ती और शुष्क बस्ती को हम पढ़ रहे हैं इस पर्पज़ से। अब बात करते हैं, आपका जल बस्ती जब आप करते हैं तो उससे क्या प्रभाव मिलता है। अब थोड़ा सा देखिए, जल बस्ती और शुष्क बस्ती का हल्का सा प्रक्रिया। प्राकृतिक जो एनीमा होता है हमारा, जिसे हम जल बस्ती कहते हैं, यानी प्राकृतिक एनीमा का मतलब आज की मॉडर्न साइंस में अभी एनीमा बाहर से दिया जाता है, परंतु पहले क्या था, आपको अपने शरीर से ही एनीमा लेना है। ठीक है, एनीमा कैसे लेना है वो आपने देखा, जिसमें क्या होता है, आप जल में बैठेंगे या वायु से आप लेते हैं। अब इस तकनीकी में क्या होता है, अवरोधनी जितनी पेशियां हमारे शरीर की संकुचित करते हैं, वे गुदा द्वार से आपको, या तो जब आप इसमें उत्कटासन में बैठे तो गुदा द्वार से ही आपने जल को खींचा और छोड़ा, खींचा छोड़ा, आकुंचन प्रसारण से आपका कुछ जल आपके अंदर चला जाता है। और इसी भांति क्या होता है, हवा जो होती है वो भी आपके अंदर छोड़ने बाहर से अंदर आ जाती है। तो यहाँ जल की बात कर रहे हैं, तो आप जल अंदर खींच लिया, जब आप थोड़ी देर तक उसे रोक के रखते हैं तो आपकी अपान वायु की विपरीत, अंदर से विपरीत उसको फोर्स करती है, बाहर निकालने के लिए बाहर फेंकती है। तो ये अभ्यास जो होता है आपकी बड़ी आंत का शोधन के लिए होता है। कौन सा, जल बस्ती। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी शुद्ध नहीं होती, इस बात का ख्याल रखना है। आपकी जो जल बस्ती है, जो आपका स्थल बस्ती है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित है। अब इसके अंदर होता क्या है प्रभाव, इसमें कहा प्रमेयंच उदावर्तम क्रूर वायु निवारयेत भवेत स्वच्छंद देहश्च काम देव शमो भवेत। यानी प्रमेह, प्रमेह यानी आपका ये एक मूत्र संबंधी जो विकार है वो ठीक होने लगता है। और मूत्र संबंधी विकार इसलिए क्योंकि ये शुगर का ही एक भाग होता है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। और मधु यानी मीठा पेशाब होना, प्रमेह मतलब ये उसकी प्रारंभिक स्टेज है। उदावर्त आपका पेट के अंदर जो आंतों से संबंधी वायु विकृत होता है, तो उसमें एक भेंगापन आता है, तो उदावर्त या पेट से संबंधित रोग ठीक होता है। कुपित वायु निवारण करना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे ही आपका पेट स्वच्छ होगा, साफ होगा, आंतें सुंदर बनेंगी, तब आपका देह में स्वच्छंद होता है, देह में एक स्वतंत्र होता है, हल्कापन आता है, व्यक्ति कामदेव के समान रूपवान हो जाता है। ये तीन बड़े लाभ मिलते हैं। उसका परिणाम अंततः क्या है, व्यक्ति कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। पुरुषों में यदि सुंदरता की किसी जब गणना करते हैं तो कामदेव को रखा जाता है, क्योंकि आपका पूरा शरीर एक कांतिमय सुंदर बसंत के समान बिल्कुल प्रफुल्लित होता है, प्रकुपित, अच्छा सुंदर दिखने लगता है। अब बात करते हैं शुष्क बस्ती। शुष्क बस्ती प्रश्न कैसे बातते हैं कि जल बस्ती आपका कौन से आसन में की जाती है, वो आपने ध्यान रखना है, उत्कटासन में। ऐसे ही शुष्क बस्ती जो है, इसके करने की विधि का जो आसन है वो कौन सा है, बस्तिम पश्चिमोत्तानेन चालित्वा शनिरदः अश्वनी मुद्रया पायुम आकुंचयेत प्रसारयेत। अब इसमें मुद्रा पूछी जाती है तो अश्वनी मुद्रा हुई, आसन पूछा जाएगा पश्चिम उत्तानासन होगा, तो पश्चिम उत्तानासन के अंदर ये अभ्यास किया जाता है। अब कैसे है देखिए, भूमि पर आप पश्चिम उत्तानासन होकर के लेट जाते हैं। पश्चिम यानी आपका पृष्ठ भाग जो आपका वो पश्चिम कहलाता है, अग्र भाग आपका पूर्व कहलाता है। जब पश्चिम उत्तानासन में हम बैठते हैं तो पृष्ठ भाग को, पश्चिम भाग को हम तानते हैं, खींचते हैं। तो पीठ को ऊपर उठा करके, पर इसमें क्या आपको लेटते हुए करना है, बैठ के नहीं करना। लेट के करेंगे तो पीठ आपकी धरती पर, और जब पाँव को फोल्ड करें तो पीठ धीरे से भूमि से ऊपर
उठती है, जैसे पवन मुक्त आसन में हम करते हैं। उसमें पाँव फोल्ड होते हैं, पर इसमें पाँव आपके सीधे होते हैं। अब धीरे धीरे गुदा द्वार को चलाकर धीरे धीरे अश्विनी मुद्रा से आकुंचन और प्रसारण करना पड़ेगा। अब फिर गुदा मार्ग को जब आप चलाते हैं तो उससे क्या है कि हवा आपके अंदर आएगी। जब आप पानी में तो पानी अंदर आ रहा था, तो ये हवा अंदर आएगी। कुछ समय तक हवा को आपने रोकना है और फिर उसको बाहर छोड़ देना है। अब इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव ये है, एवं अभ्यास योगेन कोष्ठ दोषो न विद्यते विवर्धयेत जठराग्नि आमवातम विनाशयेत। इस अभ्यास योग से कोष्ठ दोष नहीं होता। कोष्ठ दोष का अभिप्राय होता है आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, कब्ज का जो रोग है वो नहीं होता। जठराग्नि की वृद्धि होती है। जठराग्नि की वृद्धि न होने से यानी मंदाग्नि होने से ही आपका कोष्ठबद्धता होती है। जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी, उत्तम रहेगी, तब आपका क्या है, पाचन क्रिया सक्रिय रहेगी, अच्छी रहेगी। तो और दूसरा आमवात, आमवात का नाश होता है। आमवात यानी बहुत ज़्यादा सड़न आपके अंदर पेट में नहीं होगी। जहाँ बहुत ज़्यादा समय तक भोजन अपरिपक्व रूप में जब रहता है तो आमवात रोग होने लगता है। तो इस तरह से आपका ये सारा का सारा यानी गैरंड संहिता ग्रंथ के अनुसार आपका जलबस्ती प्रक्रिया क्या है, स्थलबस्ती क्या है, उसके कौन कौन से आसन में प्रयोग किए जाते हैं और उनमें क्या प्रभाव मिलता है वो हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके लगते ही संबंधित कुछ बातें और बता रहा हूँ जो आपके लिए उपयोगी है, उसको भी आप ध्यान से सुनिए। ये तो ही हमारी यौगिक ग्रंथों में शास्त्रों में कही हुई बातें। अब थोड़ा सा ऐसे समझिए कि आज के समय में क्या ये हम स्थल बस्ती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल हमारे यहाँ जल बस्ती चलती है, स्थल बस्ती नहीं चलती ज़्यादातर। पर ये दोनों जो प्रक्रिया है ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन को शुद्ध करने का अभ्यास है, यानी आपकी आंतों का, आंतों यानी बृहद आंत्र का। अब छोटी आंतों का कैसे करें? अब दूसरी बात ये है कि जब आप अभ्यास करते हैं जल बस्ती के लिए तो, और इसका आवश्यकता क्या है कि आपका कोष्ठबद्धता, पहली बात तो पेट के अंदर आंतों में कोष्ठबद्धता कब्ज के रूप में यानी मल जो है सूख कर कड़ा हो जाता है। और ये अभ्यास एक जल से भरे हुए आप जब टब में बैठते हैं या नदी में या तालाब में कमर तक का जो आप भाग उसमें पानी में डबो करके बैठ के जब अभ्यास करते हैं तब आपका जो मल है वो थोड़ा सा एक नरम पड़ता है, उसके बाद वो आपका अपने आप शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा ध्यान रखना है, जहाँ आप तैरते हैं पानी में तैरने वाला जो स्थान होता है उसमें भी पानी होता है, उसके अंदर आपने कभी नहीं बैठना। कारण उसके अंदर आपके वहाँ पर क्लोरीन नाम से एक, उसमें क्लोरीन जो है उसमें डाला जाता है पानी शुद्धि के लिए, वो बहुत ज़्यादा उसमें मात्रा होती है, तो आपको वो नहीं करना। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। और ये हुई आपकी सफाई शुद्धिकरण का यानी बड़ी आंत से शुद्धिकरण का। दूसरी विधि जो हमारी यहाँ प्रचलित है, दूसरी विधि आपकी रहती है शंख प्रक्षालन, या आपने नाम सुना होगा। शंख प्रक्षालन क्या है? शंख प्रक्षालन भी एक अपने आप में बड़ी विधि है और ये प्राकृतिक एनिमा मैंने बताया। अब जो व्यक्ति ये एनिमा नहीं ले पाते यानी अपने आप से आंतों से वो अश्विनी मुद्रा के माध्यम से गुदा मार्ग से हवा या पानी को खींच नहीं पाते, तो उनके लिए एक एनिमा और भी है जिसे हम कहते हैं, आपका जो देखा होगा प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर जा कर के वो एनिमा करवाया जाता है। ठीक, मैं आपको वही विधि थोड़ा सा एक बार ब्रीफली आप उसके सुनिए तो वो कैसे किया जाता है, तो किस तरह से एनिमा वो होता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका आधुनिक समय में जो प्रचलित एनिमा है उसके बारे में। वो एनिमा क्या है? एनिमा अपने आप में एक पात्र, एक डिब्बे के समान होता है, एक डब्बा है जिससे नीचे की तरफ 4-5 फुट की एक रबड़ की नली होती है जिसके अंदर लगी रहती है। अब एनिमा पात्र में 250 ग्राम से 1 लीटर तक जल उसमें डाला जा सकता है। एनिमा पात्र को लेटने की जगह से 4 फुट की ऊपर की हाइट पर उसको लटका दिया जाता है।
किसी तख्ते या मेज पर रोगी को बाईं करवट, ध्यान रखना है बाईं करवट, लेफ्ट साइड में करवट ले करके लिटाकर एनीमा पात्र की जो रबड़ की जो नली होती है कि दूसरे सिरे को गुदा मार्ग में अंदर लगा दिया जाता है। अब एनीमा पात्र से नली द्वारा पानी रोगी की गुदा में पहुंचाया जाता है, क्योंकि ऊपर जो लटका हुआ पानी है वो थोड़ा प्रेशराइज होता है, वहां से उसके गुदा मार्ग में पानी पहुंचा दिया जाता है। नोजल या गुदा द्वार पर तेल या कोई चिकना पदार्थ लगाना चाहिए। पहले रोगी को लिटाते समय ये ध्यान रखें कि सिर वाला हिस्सा नीचा व पैर वाला हिस्सा ऊंचा होना चाहिए, ताकि पानी उसके आंतों में अंदर तक अच्छे से जा सके। इससे पानी बहुत आसानी से चढ़ जाएगा। पानी शरीर के ताप के समान गर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वो नहीं ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, शरीर का जो टेम्परेचर है उतना पानी गर्म होना चाहिए। पानी पूरा चढ़ने के बाद 5-10 मिनट रुकना चाहिए, क्योंकि तुरंत उसको निकालना नहीं, ताकि जो अंदर कोष्ठ बदता है यानी कब्ज मल जो सूख गया है उसको गलने देना है। इस पर ध्यान रखना। इस समय कभी दाईं व कभी बाईं करवट लेते रहें, पेट को सहलाते रहना चाहिए। यानी आप लेफ्ट करवट लेकर ये एनीमा लिया, अब आपको दाएं बाईं करवट लेते हुए उसको 5-10 मिनट का समय निकालना है। मल त्याग की जब इच्छा बहुत तेजी से हो जाती है तब आप मल त्याग करने को जाना चाहिए। ये हुई आपकी एनीमा का एक शॉर्ट टेक्निक यानी प्रक्रिया है आपकी। अब इसमें सावधानियां हैं, यानी चाहे वो जल बस्ती करते हैं उसमें भी है और एनीमा के अंदर भी सावधानियां और इनके लाभ जो मैंने बताए वो आपके शास्त्र ग्रंथ के अनुसार है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। एनीमा की जो सावधानियां एक बार सुन लीजिए, और या फिर एनीमा को लेकर के एक अलग से पूरा वीडियोस जो आज के समय में चलता है वो मैं आपको अलग से पहुंचा दूंगा। आप कमेंट के माध्यम से मुझे वो पूछिए, यदि आपको आवश्यक है एनीमा की कंप्लीट पूरा वीडियोस मैं आपको अलग से पहुंचाऊं तो मैं निश्चित रूप से आपको अलग से एक वीडियो बनाकर इसके ऊपर पहुंचाऊंगा। पर आज मोस्टली मेरा ये घिरण संहिता ग्रंथ के अंदर जो विधि बताई गई है बस्ती के लिए वो मैंने आपके साथ शेयर की है, बताई है। एक वीडियो अलग बन सकती है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन वो भी एक अपने आप में छोटी आंत और बड़ी आंतों का सफाई किया जाता है, उसमें एक लघु शंख प्रक्षालन प्रक्रिया है, एक पूर्ण शंख प्रक्षालन प्रक्रिया है। उसके ऊपर भी अपने आप में एक अलग से वीडियोस बनानी पड़ती है। तो वो एक सिंपल सा है, जब हम थोड़ा सा उसका भी एक थोड़ा विधि सुन लीजिए। उसमें होता क्या है, आपका लघु जब शंख प्रक्षालन हम करते हैं तो उसमें छोटी और बड़ी आंतों की सफाई के लिए, और ये प्रक्षालन जो है बस्ती की आधुनिक विधि माना जाता है, जिसे पुरानी यौगिक विधि है और ये आधुनिक एक समझिए बस्ती की विधि है। और इसमें आपको सबसे पहले क्या करना, इसमें जल वायु जो है विषय के जो भी आपका भोजन संबंधी प्रतिबंधों पर ध्यान रखना चाहिए, और आपको 2 से 3 गिलास जो है आपको पानी पीना है। 2 से 3 गिलास आपको पानी पी करके, और उसको आपने पानी पिया और पानी पीने के बाद 5 एक आसन है, वो 5 आसन आपको करने हैं। अब 5 आसन जब आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पेट के अंदर एक शौच की एक इच्छा होती है, तब जाकर के आपने शौच करना है। फिर 2-3 गिलास पानी पीना है, फिर वापस से वो 5-4 आसन करने हैं, फिर जाकर के आपको शौच की इच्छा होगी, फिर जाना है। तो इस तरह से ये क्रम रहता है, आपको इसमें ज़्यादा नहीं होना। और जब वो हम करते हैं दूसरे वाला तो उसके अंदर पूर्ण शंख प्रक्षालन में हमें ज़्यादा बार आपको जाना है, वो भी एक अलग से विधि है। और शंख नाम, शंख आपने देखा होगा, शंख जिस प्रकार से जैसे उसमें एक शंख के ऊपर से नीचे तक एक चक्राकार एक मार्ग बना रहता है, सुराग रहता है जिसके अंदर, और यदि शंख में जब भी कोई पानी डाला जाए वह चक्राकार के मार्ग द्वारा घूमता हुआ नीचे या बाहर आ जाएगा अपने आप। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर आंतें जो होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल, वो एक गोलाकार ऐसे बार बार घूमती हुई ऐसे
आती है। जो पानी आप डालते हैं ऊपर से, व्यक्ति जो मुख से पानी पीता है और वो कुछ व्यायाम वगैरह क्रियाएं जब करता है तो उसका कुछ समय पश्चात आंतों को साफ करता हुआ मूत्र के साथ या गुदा मार्ग द्वारा शरीर से वो बाहर निकल जाता है। और ये सुबह सुबह खाली पेट करना होता है। 2-3 किलो कोई गुनगुना पानी आप तो थोड़ा पीते हैं सेंधा नमक वगैरह डाल करके, और कागासन में बैठकर जितना पी सकते हैं पी लें। तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, पेट की सारी जो बीमारियां दूर होने लगती हैं और ये उस पेट के लिए रामबाण माना जाता है। कब्ज है, पेट में जिनको कीड़े बनते हैं, गैस बनती है, बवासीर है, पेचिस का, मंदाग्नि और स्त्रियों के संबंधी रोगों से भी छुटकारा मिलता है। इस तरह से आपका एनिमा हो गया और ये लघु संघ प्रक्षालन का शॉर्टकट मैंने आपको बताया। तो ये सारा हुआ। और यदि हम इनके, मैंने पहले कहा आपको एनिमा के बारे में कंप्लीट पूछना है, जानना है या संघ प्रक्षालन को समझना है तो हम दोबारा से इसमें एक कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तब तक के लिए जितना भी अभी आपको मैंने बताया तो इसको अच्छे से कंठस्थ करिए, याद करिए और अपने मित्रों को इसको साझा करिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।